हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोग की सनी लाइफ में। और आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं साइंस का पार्ट टू। ठीक है, साइंस का पार्ट टू वीडियो में फिर भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। आपको देख करके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इसको देखने से। ठीक है, साइंस का पार्ट टू में इतना कम क्वेश्चन देकर घबराना नहीं है। इतना कम क्वेश्चन देकर घबराना नहीं है। इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे व्याख्या के द्वारा। ठीक है, एक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे व्याख्या के द्वारा। ठीक है दोस्तों, एक बात कहना है कि इस धरती पे अगर कुछ का आए हैं तो कुछ ना कोई मकसद जरूर होगा। अगर इस धरती पे आए हैं तो कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। ठीक है, इसलिए क्या करना है, कुछ कर जाओ वरना क्या कर जाओ, मर जाओ। कुछ कर जाओ या ना मर जाओ, क्योंकि जब तक तुम सक्सेस नहीं हो जाते हो ये दुनिया तुझे चैन से नहीं जीने देगी, तुझे चैन से नहीं बैठने देगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, हार्ड लेबर करना है और अपने उस मंजिल तक पहुंचना है जिस मंजिल के बदौलत हम क्या कर सकते हैं, औरों की मुंह बंद कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हम भी कुछ है, हम भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, जी तोड़ मेहनत करना है और बता देना है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम में भी दम है। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? तो अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में क्या होता है? अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन करने लगता है। अब मानव भ्रूण के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। यानी माँ के गर्भ में, जब माँ के गर्भ से लेकर के और जब दुनिया में आते हैं, इतना मतलब इन दोनों के बीच का जर्नी जो होता है, माँ के गर्भ से लेकर के और दुनिया तक आने में जो यात्रा होता है, जो जर्नी होता है, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है। चौथे माह का भ्रूण का हृदय स्पंदन कब करने लगता है? अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में। यानी चतुर्थ सप्ताह में क्या होता है, जो पेट में बच्चा रहता है, भ्रूण रहता है, वो उसका हृदय स्पंदन करने लगता है। अब देखिए, पांचवें सप्ताह में क्या करता है, वो पांचवें सप्ताह में 3 जननिक स्तरों का निर्माण करता है। पांचवें सप्ताह में 3 जननिक स्तरों का निर्माण करता है। वो 3 जननी कौन है? एंडोड्रम, मीसोड्रम और एक्टोड्रम। ठीक है, मानव भ्रूण जो होता है पांचवें सप्ताह में 3 जननिक स्तरों का निर्माण करता है। एंडोड्रम, मीसोड्रम और एक्टोड्रम है। ठीक है, अब ये हो गया पांचवें सप्ताह। अब 7वें से 9वें सप्ताह के मध्य क्या होता है? 7वें से 9वें सप्ताह, यहां पे अगर हम कह देते हैं 7वें से 9वें सप्ताह के मध्य, यानी समथिंग क्या कहें, पहला महीना बाद और दूसरा महीना के पहले, है ना। 5वें 7वें से 9वें सप्ताह के मध्य हाथ पैर हो जाता है, श्वसन तंत्र हो जाता है और क्या होता है, तंत्रिका तंत्र हो जाता है, पाचन तंत्र हो जाता है। पहला महीने के बाद और दूसरा महीना का पहले हाथ पैर, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र और पाचन तंत्र हो जाता है। अब देखिए, तीसरा महीना में क्या होता है। तीसरा महीना में जो है ना, तीसरा महीना में भ्रूण जो रहता है, यानी पेट में जो बच्चा रहता है, वो कंकाल का रूप धारण कर लेता है। किस महीना में? तीसरा महीना में कंकाल का रूप धारण कर लेता है। अब देखिए, चौथा महीना में क्या होता है। अच्छी चीज है भाई, सुनते जाओ, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। चौथा महीना में क्या होता है, जो हाथ होता है, हाथ पैर होता है, सिर होता है, इसमें क्या होता है, रुआ हो जाता है, यानी बाल हो जाता है। ठीक है, और पांचवा महीना में क्या होता है? पांचवा महीना में होता है रुधिर बन जाता है, आहार नाल बन जाता है, अस्थि मज्जा बन जाता है। रुधिर क्या होता है? रुधिर होता है खून। आहार नाल क्या होता है? जिससे बच्चों की मतलब जो पेट में जो बच्चा है उनको क्या मिले, उनको भोजन प्राप्त हो सके। ठीक है, तो पांचवा महीना में ये होता है, नहीं चौथा महीना में होता है। और पांचवा महीना में आहार आहार नाल बन जाता है, सॉरी, पांचवा महीना में आहार नाल बन जाता है, रुधिर बन जाता है, अस्थि मज्जा बन जाता है। और छठा माह में क्या होता है, एक तो छोटू सो एक शिशु का, बच्चा का, शिशु जो भ्रूण होता है ना, शिशु का रूप धारण कर लेता है, बच्चा का रूप धारण कर लेता है। अब सातवां महीना में क्या हो जाता है, सातवां महीना में जो भ्रूण रहता है उसका भली भांति सभी अंग काम करने लगता है और वह रेडी हो जाता है। ठीक है, सातवां महीना में भली भांति सब अंग काम करने लगता है और शिशु तैयार हो जाता है। आठवां महीना का वेट करता है और 9वां महीना में क्या होता है, इस दुनिया में आकर टपक जाता है। 9वां महीना में हम लोग क्या आते हैं, अपनी माँ के गर्भ से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, घर में बधाइयाँ बजने लगती है। ठीक है, घर में नया खुशी का माहौल हो जाता है। देखिए, तो ये रहा माँ के गर्भ से लेकर और इस दुनिया तक आने की जर्नी। ठीक है, कौन किस माह में क्या होता है ये सब हम लोग जाने। उसके बाद क्या होता है, हैजा का क्या कारण है? हैजा का क्या कारण है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हैजा का क्या कारण है। तो हैजा का कारण क्या है? जीवाणु है। हैजा का कारण है जीवाणु। अब देखिए, हैजा का कारण जो जीवाणु है ना, किस जीवाणु के कारण हैजा होता है? तो कोलेरा विब्रियो नामक जीवाणु से हैजा होता है। ठीक है,
कौन जीवाणु है? विब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु से क्या होता है? हैजा होता है। हैजा का क्या कारण है? जीवाणु है, जीवाणु के कारण हैजा होता है। अब किस जीवाणु के कारण हैजा होता है? तो विब्रियो कॉलेरा नामक एक जीवाणु है, उसी के कारण क्या होता है? हैजा होता है। अब देखिए हैजा का मुख्य लक्षण क्या है, यानी हैजा का हम लोग पहचान कैसे सकते हैं कि हैजा होता है, हैजा हुआ है। तो उसमें क्या होता है? उल्टी होता है, दस्त होता है, यही है हैजा का क्या मुख्य कारण है। उसके बाद क्या है? पृथ्वी पर, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान हो जाता है, क्या होता है? शून्य होता है। यानी पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है। देखिए अगर पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ता है, पृथ्वी का घूर्णन गति अगर मान लीजिए बढ़ गया तो आपका जी का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर पृथ्वी का घूर्णन गति क्या हो जाएगा? घट जाएगा, तो जी का मान बढ़ जाएगा। एक दूसरा का उल्टा होता है। यहाँ पे लिखा है कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? शून्य हो जाता है। अगर पृथ्वी का घूर्णन गति कम होता है तो जी का मान बढ़ जाएगा। अगर पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ जाता है तो जी का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब देखिए जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? तो जी का मान सबसे अधिक ध्रुव पर होता है और सबसे कम कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर होता है। जी का मान सबसे अधिक ध्रुव पर होता है और सबसे कम कहाँ होता है? विषुवत पर होता है। ये सब चीजें आपको याद कर लेना है, ठीक है। सबसे लिख भी देता है कि सबसे अधिक, यहाँ पे लिखना है कि सबसे अधिक कहाँ होता है? तो सबसे अधिक होता है ध्रुवों पर, और सबसे अधिक होता है ध्रुवों पर। जी का मान सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है। और सबसे कम कहाँ होता है? सबसे कम होता है विषुवत रेखा पर। सबसे कम कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर। सबसे कम कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, ठीक है। महत्तम न्यूनतम भी कह सकता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछेगा भी, इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। सूर्य ग्रहण कब होता है? बस क्या करना है, कभी भी एग्जाम में तुम्हारे टपक सकता है, बस ध्यान से देखना है, समझना है, ठीक है। एक बार समझ जाओगे जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। बस समझ लेना है कि सूर्य ग्रहण कब होता है, कैसे होता है, और सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं, सूर्य ग्रहण क्यों कहते हैं। देखिए सूर्य ग्रहण कब होता है? क्या होता है कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। जब चंद्रमा सूर्य और चंद्रमा क्या हो जाए, ये वाला चंद्रमा है और ये वाला चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी, चंद्रमा, ये जो चंद्रमा है ना, सूर्य और किसके बीच में? चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। अगर बीच में चंद्रमा आए तो क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण हो जाएगा। अगर बीच में पृथ्वी आए तो क्या हो जाएगा? चंद्र ग्रहण हो जाएगा। ध्यान रखना कि सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब क्या हो जाता है? सूर्य ग्रहण होता है। और जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। बीच में आ जाए पृथ्वी, देखिए बीच में आ जाए पृथ्वी तो क्या हो जाएगा? बीच में पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा, और बीच में आ जाएगा चंद्रमा तो सूर्य ग्रहण हो जाएगा। अब देखिए भौतिक विज्ञान की दृष्टि से क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रतिबिंब क्या होता है? ढक जाता है। सूर्य का प्रतिबिंब कुछ देर के लिए हम लोग को नहीं देखता है, उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। उसी क्रिया को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है और उसके चलते क्या होता है कि सूर्य का प्रतिबिंब, सूर्य का बिंब हम लोग को क्या दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए क्या होता है, उसी को हम लोग सूर्य ग्रहण करते हैं। अब देखिए सूर्य ग्रहण में कहा जाता है, हम लोग के गांव घर में या कहीं भी आप लोग भी सुने होंगे, सूर्य ग्रहण होता है। जब सूर्य ग्रहण होता है उस समय गर्भवती औरत को क्या करना चाहिए? सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। यानी जो औरत गर्भवती है उनको सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए? सूर्य ग्रहण में से क्या होता है? पराबैंगनी किरणें निकलता है। सूर्य ग्रहण में से पराबैंगनी किरणें निकलता है, जो क्या करता है, शिशु को, जो पेट में बच्चा रहता है, उनको हानि पहुंचा सकता है, ठीक है। उनको हानि पहुंचा सकता है। और दूसरा बात रहा, जो उसमें से पराबैंगनी निकलता है ना, उनको हानि पहुंचा सकता है। अब देखिए सूर्य ग्रहण के समय जिस भाग को हम लोग देखते हैं उसको क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं।
सूर्य ग्रहण के समय जिस भाग को हम लोग देखते हैं उसे क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। अब देखिए ये कोरोना में से कौन सा रे निकलता है? तो एक्स रे निकलता है। ये जो कोरोना है, सूर्य ग्रहण के समय जिस भाग को हम लोग देखते हैं उसे कोरोना कहते हैं। इसमें से कौन सा किरण निकलता है? एक्स किरण निकलता है। एक्स किरण का खोज किसने किया था? रॉन्टजन किया था। ठीक है, ये सब हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक रंग क्या है? प्राथमिक रंग क्या है? ठीक है, तो लाल, हरा और नीला को क्या कहते हैं? प्राथमिक रंग कहते हैं। प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? प्राथमिक रंग कहते हैं लाल, हरा और नीला को। और प्राथमिक रंग क्या है? वह रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से प्राप्त ना हो सके उसे ही प्राथमिक रंग कहते हैं। ठीक है, मतलब वह रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से प्राप्त नहीं किए जा सके उसे ही प्राथमिक रंग कहते हैं। प्राथमिक रंग कौन कौन होता है? लाल होता है, हरा होता है और क्या होता है? नीला होता है। अब देखिए, निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन से पदार्थ का क्षय हो जाता है? निर्जलीकरण माने क्या होता है? निर्जलीकरण मतलब डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन को ही निर्जलीकरण होता है। डिहाइड्रेशन के कारण, डिहाइड्रेशन को ही निर्जलीकरण कहते हैं। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन से पदार्थ का क्षय हो जाता है? तो सोडियम क्लोराइड का क्षय हो जाता है। अब देखिए, निर्जलीकरण होने के बाद क्या होता है, यानी डिहाइड्रेशन में क्या हो जाता है? जब निर्जलीकरण होता है ना, तो जितना पानी हम लोग पीते हैं, जितना पानी हम लोग पीते हैं उससे अधिक मात्रा में अगर पानी निकल जाए हमारे शरीर से तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निर्जलीकरण कहते हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, जितना पानी हम लोग के शरीर में है अगर उससे अधिक पानी क्या हो जाए, निकल जाए शरीर से बाहर, तो उसको हम बोलते हैं निर्जलीकरण। ठीक है, हमारे शरीर में लगभग 75% पानी है, अगर उससे मतलब जितना पानी ले रहे हैं रोज उससे अधिक पानी निकल जाता है तो उसमें निर्जलीकरण हो जाता है। और इस रोग में रोगी को अगर समय रखते ध्यान न दिया जाए तो क्या हो जाता है? रोगी की मृत्यु भी हो जाता है। जब ये निर्जलीकरण होता है ना, तो इस रोग में रोगी को पानी और ज्यादा मतलब चिपचिपे द्रव देने की मतलब सलाह दी जाती है। ठीक है, जब निर्जलीकरण हो जाता है तो पानी की कमी हो जाता है, उनको पानी देने की और चिपचिपे द्रव देने की क्या करता है? हमको सलाह दिया जाता है निर्जलीकरण के दौरान। ठीक है, एक बार और देखना, निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन से पदार्थ का क्षय हो जाता है? तो निर्जलीकरण के दौरान शरीर में सोडियम क्लोराइड का क्षय हो जाता है। प्राथमिक रंग क्या है? लाल, हरा और नीला है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में होती है, सूर्य ग्रहण हो जाता है। बीच में आ जाएगा चंद्रमा, सूर्य ग्रहण हो गया। बीच में आ जाएगा पृथ्वी, चंद्र ग्रहण हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।